हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिकेय गोस्वामी आज आपके लिए लाया हूँ नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। दोस्तों, हम जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है ना, इसको 2 स्टेप्स के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो नर्व इम्पल्स है ये न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से कंडक्ट होती है, मतलब एक न्यूरॉन के अंदर ही कैसे ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक करंट। एंड उसके बाद में हम समझेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ये जो नर्व इम्पल्स है ये कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो नर्व सेल है ना, न्यूरॉन, ये एक पोलराइज्ड सेल है। पोलराइज्ड मतलब इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो नर्व सेल है ना, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये कुछ आयंस के लिए परमिएबल होती है एंड कुछ के लिए इम्परमिएबल होती है। वो हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा किन के लिए परमिएबल होती है एंड किन के लिए इम्परमिएबल होती है। ठीक है, और दोस्तों अब तीसरी बात हमें ये ध्यान होनी चाहिए कि जो न्यूरॉन है ना, उसकी 2 स्टेट के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट स्टेट है पोलराइज्ड स्टेट एंड सेकेंड है डीपोलराइज्ड स्टेट। हमें ये पता होना चाहिए कि पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है एंड डीपोलराइज्ड स्टेट क्या होती है। दोस्तों, जब हमारा जो न्यूरॉन है उसके अंदर कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती है तो वो स्टेट होती है पोलराइज्ड, एंड जब कंडक्ट हो रही होती है नर्व इम्पल्स उसको कहते हैं डीपोलराइज्ड। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाते हैं कि पोलराइज्ड स्टेट के अंदर हमारा जो न्यूरॉन है वो किस तरीके से होता है एंड डीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर किस तरीके से होता है। मतलब उनके अंदर जो आयंस है वो कौन सी, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से आयंस होंगे, कितनी कंसंट्रेशन होगी एंड बाहर कितने होंगे और कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है ना, ये न्यूरॉन के किस पार्ट का है। ठीक है दोस्तों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका कौन सा पार्ट है ये। तो दोस्तों ये है एक न्यूरॉन का रफ डायग्राम। ठीक है, तो अब दोस्तों ये न्यूरॉन है, ये इसका सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स है एंड ये इसका एक्सॉन पार्ट है। ठीक है, तो हमने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये इसका इस पार्ट का है। ठीक है, ये एक्सॉन का एक छोटा सा पार्ट है जिसका डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर हमने ये पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड स्टेट अच्छे से पढ़ ली ना, तो इसके बाद में ये ईजी हो जाएगा कि हम ये जो नर्व इम्पल्स है ये कैसे कंडक्ट होती है न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा समझना। तो चलिए दोस्तों पहले इसको समझते हैं। दोस्तों, ये आपको एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ आयंस चैनल्स दिख रही होंगे। ठीक है, मतलब आयन चैनल्स क्या होती है दोस्तों, जहाँ से आयंस का ट्रांसफर होता है। ठीक है दोस्तों, ये है एक सोडियम पोटेशियम पंप एंड ये है सोडियम आयन एंड ये है पोटेशियम आयन चैनल। ठीक है, आयन नहीं, आयन चैनल एंड पोटेशियम आयन चैनल। ठीक है, तो दोस्तों ये है डीपोलराइज्ड स्टेट, इसके अंदर भी ये सेम नाम ही है, इन तीनों चैनल्स के नाम सेम है। ये चैनल्स बहुत सारी होती है एक्सॉन के अंदर, ऐसे नहीं ये बस एक एक होती है, ये बहुत सारी होती है। हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है, उसके अंदर ये 3 है। ठीक है ना, और ये तीनों ही बहुत मतलब मल्टीपल नंबर्स के अंदर होती है एक्सॉन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं कि कौन सी चैनल है। ठीक है, मतलब आप इसको भी सोडियम मान सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसको सोडियम चैनल मानते हुए ड्रॉ किया है। यही तीनों हम वहां पे भी लेबल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चैनल्स एंड एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये आपको बस लर्न करना है। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ समझने वाला नहीं है, बस ये आपको 3 पहले लर्न करने हैं, फिर आपको कुछ समझना है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले आपको लर्न करना है कि इसके अंदर एक सोडियम चैनल होती है, एक पोटेशियम चैनल होती है एंड एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि इसके अंदर आयंस का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, हमें ये पता रखना है कि ये जो न्यूरॉन है ना, इसके अंदर ये जो चैनल्स है ना, इनके अंदर जो आयंस का ट्रांसफर है ना, वो प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। मतलब जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ट्रेवल करते हैं आयन। ठीक है। एंड जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, वहाँ पे है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई से लो ही हो, यहाँ पे लो से हाई भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफर आयंस का। बट इसके अंदर एटीपी का यूज़ होता है। ठीक है, एटीपी का यूज़ होता है। फिर भले ही आप इसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र कर लो आयंस को। ठीक है, तो ये है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ पे कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं और कितनी कंसंट्रेशन में होते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, कि हमारा जो नर्व इम्पल्स है ना, उसको कंडक्ट करने में सोडियम और पोटेशियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो वही दो आयंस है जिनका मतलब मेनली रोल होता है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ना ग्रीन डॉट बनाऊंगा ना, तो उसका मतलब होगा पोटेशियम आयन, एंड रेड डॉट बनाऊंगा ना, उसका मतलब होगा सोडियम आयन। ठीक है, क्योंकि इतने बहुत सारे आयंस बनाने पड़ेंगे, तो इसमें से लिख तो नहीं सकते हर बार। तो ये है दोस्तों, अगर मैं ग्रीन डॉट करूंगा तो होगा दोस्तों पोटेशियम आयन, और अगर मैं रेड डॉट करूंगा तो उसका मतलब होगा सोडियम आयन। ठीक है, तो ये आप समझ जाना। तो ये दो बात आप ध्यान रख के फिर इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें। ठीक है, तो ये अब दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो सोडियम आयन होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोडियम आयंस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं सोडियम आयंस। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सोडियम आयंस है दोस्तों, इतने सारे। और दोस्तों जो पोटेशियम आयन है ना, उनकी कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा होती है। ये सोडियम आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं, बट बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और दोस्तों जो पोटेशियम आयन है ना, ये दोस्तों अभी यहाँ पे हम पोलराइज्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, डीपोलराइज्ड में बाद में देखेंगे। हमने ये दो इसीलिए साथ में बनाया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं जो पोटेशियम आयंस है। दोस्तों पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कह सकते हो। ठीक है, तो बाहर बहुत कम कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम आयन की। ठीक है, तो ये सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पोलराइज्ड स्टेट के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों हम समझते हैं इनका ट्रांसफर। ठीक है, हमें जैसे कि मैंने बोला हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा, तो दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम चैनल इसीलिए खुली है क्योंकि जो बाहर है ना सेल मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ये ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये खुली है। ठीक है ना, तो ये जो पोटेशियम आयन है ये बाहर जाएंगे यहाँ से। और दोस्तों जो सोडियम चैनल है ये क्यों नहीं खुली, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन तो अंदर वैसे ही कम है, तो फिर खुल के क्या करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो मैंने लर्न करने के लिए बताया, ऐसा कोई ये ज़रूरी नहीं है। बट जो ये चैनल इस टाइम पे खुली होती है और ये बंद होती है, बस ये फैक्ट है। ठीक है ना, और इसके अंदर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो कि कौन से टाइम पे कौन सी खुली होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप एंड पोटेशियम आयन की चैनल यहाँ पे खुली है एंड यहाँ पे बंद है एंड ये खुली है, उल्टा है दोनों के अंदर एकदम। ठीक है, तो अगर आपको लर्न करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि P से पोटेशियम चैनल एंड P से पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट के अंदर पोटेशियम चैनल खुली होगी, बाकी और ये सोडियम पोटेशियम पंप भी इसके साथ खुला होगा और ये बंद होगी सोडियम की, एंड इसके अंदर एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि कौन सी चैनल किस टाइम पे खुली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खुली होगी ना पोटेशियम चैनल, तो इसकी वजह से ये पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन की धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी, तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये एटीपी का यूज़ करेगा और
जो पोटेशियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इसको अंदर डालेगा, पोटेशियम आयन को यहाँ से, जो कि यहाँ पे बहुत लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई में जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन होती है, ये अंदर भेज तो देगा पर लेकिन अगर ये 2 पोटेशियम आयन अंदर भेजेगा ना तो 3 सोडियम आयन बाहर आने पड़ेंगे, मतलब 3 सोडियम आयन बाहर आएंगे ना तभी जाके 2 पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे कि 2 पोटेशियम आयन बना देते हैं, ठीक है। तो ये 2 पोटेशियम आयन अगर अंदर जाएंगे तो इसके बदले में ना 3 सोडियम आयन बाहर आएंगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुल मिला के ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी कमी हो रही है। और दोस्तों एक और स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखनी है जो कि यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है, जो है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज बना देते हैं इनके चारों ओर, ठीक है दोस्तों। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, ये जो प्रोटीन होता है ना ये बाहर नहीं जा सकता इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोटेशियम की आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से कम हो रही है और यहाँ से ये जो 2 डाल रहा है ना तो उसके बदले 3 जो सोडियम आयन है ना वो भी तो निकाल रहा है ना। तो कुल मिला के अंदर पॉजिटिव चार्ज की बहुत ही कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो पोलराइज स्टेट है ना, इसके अंदर ये जो न्यूरॉन है ये अंदर से नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड नेगेटिवली चार्ज होता है पोलराइज स्टेट के अंदर, एंड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, बाहर बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसकी पोलराइज स्टेट के बारे में ध्यान रखना है कि पोलराइज स्टेट के अंदर ये कंडीशन होती है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी चैनल ओपन होती है, कौन सी क्लोज होती है, एंड सोडियम पोटेशियम पंप कब क्लोज होता है एंड कब ओपन होता है, ठीक है। और आयंस का ट्रांसफर तो फिर आप समझ ही जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, तो आप ये तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाहर आए हैं, यहाँ पे बाहर बनाए नहीं मैंने, है ना, ये बाहर आ गए हैं यहाँ से। तो इसकी वजह से ये जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब दोस्तों डीपोलराइज स्टेट के अंदर क्या होता है ये देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना ये तो क्लोज्ड होता है, एंड ये जो पोटेशियम पंप है जो चैनल है ये भी क्लोज होता है, बट जो सोडियम चैनल है ना ये ओपन हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी चैनल कब ओपन होती है, ठीक है ना, वो ट्रिक भी बता दी है मैंने, ठीक है। तो जब सोडियम चैनल ओपन होगी ना दोस्तों तो यहाँ पे से बाहर से सोडियम आयंस होंगे, बहुत सारे सोडियम आयंस होंगे, ठीक है। जैसे ये सोडियम चैनल ओपन होगी ना इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर है ना सोडियम आयंस इस इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये ओपन हुई तो यहाँ पे पहले हम पोटेशियम आयन भी ड्रॉ कर देते हैं, ग्रीन है ना ये, कुछ यहाँ पे भी होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये ओपन होगी ना दोस्तों, कुछ तो सोडियम आयन पहले से ही थे पर लेकिन जैसे ये ओपन होगी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सोडियम आयंस अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होगी तो यहाँ पे जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है ना उसका चार्ज कुछ भी नहीं कर पाएगा, उससे कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से जो अंदर वाला चार्ज है ना वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज पॉजिटिव आएगा इसका मतलब, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है ना, बाहर इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है, और जो बाहर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है,
ठीक है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि जो डीपोलराइज स्टेट है और पोलराइज स्टेट है इसके अंदर क्या फ़र्क है। और दोस्तों ये जो पोलराइज स्टेट के अंदर ये जो अंदर नेगेटिव चार्ज है बाहर पॉजिटिव है, एंड डीपोलराइज के अंदर बाहर पॉजिटिव है एंड बाहर नेगेटिव है एंड अंदर पॉजिटिव है, इसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, वो वैसे तो आपको पता है क्या क्या होता है, तो अभी मैं यहाँ पे इसके कुछ 3 कारण होते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर इसके 2-3 कारण होते हैं वो भी साथ में यहाँ पे हमने वो पॉइंट्स लिख लिए हैं कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट के अंदर से नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है एंड बाहर से पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है, एंड डीपोलराइज स्टेट के अंदर वो अंदर से पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है एंड बाहर से नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है। वैसे तो हमने उन डायग्राम्स के अंदर समझ लिया है, बट फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स दोस्तों, जो पोलराइज स्टेट है उसके अंदर एक्सोन की जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है एंड बाहर से पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है। उसका फर्स्ट रीजन है दोस्तों, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, ठीक है, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। ठीक है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ना वो जो पोलराइज स्टेट है इसके अंदर सोडियम आयन के लिए तो कंप्लीटली इम्परमिएबल होती है, मतलब सोडियम आयन ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। ठीक है, और दोस्तों जो पोटेशियम आयन है ना उसके लिए ये परमिएबल होती है, मतलब पोटेशियम आयन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा सकता है। तो इसकी कंसंट्रेशन अंदर हाई होती है बाहर लो होती है, तो ये अंदर से बाहर चला जाता है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज कुल मिला के कम होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है ना, मैंने बताया था आपको, उसके लिए जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। ये नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है ये बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो कुल मिला के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन are maintained by sodium potassium pump which transport 3 sodium outward and 2 potassium inward। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना ये आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मतलब जो पोटेशियम है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एटीपी का यूज करके पोटेशियम को अंदर डालता है, बट एक कंडीशन पे डालता है, 2 पोटेशियम के बदले 3 सोडियम को बाहर निकालता है। ठीक है, तो कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज कम होता है। तो ये 3 रीजंस है। ठीक है, और दोस्तों जो डीपोलराइज स्टेट है ना इसके अंदर एक्सोनल मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है एंड बाहर से नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, इसका ओनली 1 रीजन है। ठीक है, वो है दोस्तों रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, मतलब जो रैपिड इन्फ्लक्स मतलब बहुत जल्दी जो सोडियम आयन होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं डीपोलराइज स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोलैरिटी होती है ना वो रिवर्स हो जाती है, मतलब जो चार्ज बाहर था वो अंदर आ जाता है और जो अंदर था वो बाहर चला जाता है। ठीक है, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है एंड बाहर से नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। पॉजिटिवली इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे जो सोडियम आयन है वो अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना न्यूरॉन की, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है पोलराइज स्टेट में एंड डीपोलराइज स्टेट में, इन दोनों की वैल्यू हमें लर्न करनी है। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो डीपोलराइज स्टेट के अंदर होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि उस टाइम हमारा जो न्यूरॉन है वो एक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल और उसकी वैल्यू होती है +30 मिलीवॉट। ठीक है, +30 मिलीवॉट। और दोस्तों कुछ लोग है ना इसको जो इम्पल्स है उसका चार्ज भी बोलते हैं, मतलब जो इम्पल्स है उसका चार्ज +30 मिलीवोल्ट है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम इम्पल्स जारी होती है न्यूरॉन के अंदर से। ठीक है, और दोस्तों रेस्टिंग पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बोलते हैं जो कि न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोलराइज स्टेट के अंदर होता है, और पोलराइज स्टेट के अंदर हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद करते हैं, रेस्टिंग स्टेट के अंदर पोलराइज में होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज हमको लर्न चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं जो नर्व इंपल्स है वो एक न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एक्सॉन का पार्ट लिया है। ठीक है, जैसा कि पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड स्टेट को समझने के लिए लिया था ना, वही पार्ट लिया है थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, और हमने इस पार्ट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, हम इन 3 पार्ट्स की रिस्पेक्ट में समझेंगे कि जो नर्व इंपल्स है वो कैसे ट्रेवल करती है एक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये है पार्ट ए।
ठीक है, इसको हमने पार्ट ए नाम दिया एंड इसको दिया है पार्ट बी एंड इसको नाम दे दिया पार्ट सी। ठीक है, ये 3 पार्ट है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये जो पार्ट ए है ना, यहाँ पे नर्व इंपल्स आ गई। ठीक है, कोई नर्व इंपल्स आ गई यहाँ पे, तो नर्व इंपल्स जैसे ही आएगी तो ये डीपोलराइज स्टेट के अंदर बदल जाएगा। यहाँ पे सोडियम आयन का एकदम रैपिड इन्फ्लक्स होगा, जिसकी मदद से ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी एंड बाहर से नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नर्व इंपल्स आई है ये पे, ठीक है ना, और हमारी जो साइट बी है ना, यहाँ पे अभी तक नर्व इंपल्स नहीं पहुंची है, यहाँ पे अभी पहुंचनी है, तो ये तो अभी पोलराइज्ड ही होगा ना, तो ये होगा दोस्तों अभी तक पोलराइज्ड। ठीक है, तो पोलराइज्ड में क्या होता है, अंदर से नेगेटिवली चार्ज होता है। वो 3 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये स्टेज होगी दोस्तों पोलराइज्ड। ठीक है, इसके अंदर न्यूरॉन अभी यहाँ पे इस पार्ट में रेस्ट होगा, न्यूरॉन रेस्ट में होगा, और यहाँ पे नर्व इंपल्स आई है, ये डीपोलराइज्ड हो गया। अब दोस्तों ये जो आप सबको पता है कि जो करंट होता है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ये तो हम सबको पता है। तो यहाँ पे ये जो करंट है ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा करंट, एंड एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हम सबको पता चल गया कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो ये जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों ये इंपल्स यहाँ पे पहुंच जाएगी साइट बी पे, और साइट बी पे जैसे ही पहुंचेगी, ये जो साइट बी है ना, ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी, और यहाँ पे जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएगी, और सोडियम का यहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स होगा। तो जैसे ही यहाँ पे होगा ना दोस्तों सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स, यहाँ पे जो चार्जेस है ना वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एंड बाहर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये वाली साइट। ठीक है, तो ये वाली जो साइट है दोस्तों, ये बाहर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और बाहर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये डीपोलराइज्ड हो गई है यहाँ पे जैसे ये नर्व इंपल्स आई। और ये दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, जो साइट ए, इसके अंदर क्या होगा, ये वापस पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, वापस पोलराइज्ड हो जाएगी, क्योंकि इंपल्स तो अब आगे चली गई ना, तो अब इसके अंदर वापस पोलराइज्ड स्टेज आ जाएगी। और पोलराइज्ड स्टेट के अंदर क्या होता है, वही 3 स्टेप होते हैं, जिससे अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे चार्जेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये नर्व इंपल्स अब है ना साइट ए से बी में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ दोस्तों, ये पोलराइज्ड हो गई, ये रीपोलराइज्ड हो गई, वापस पोलराइज्ड हो गई ये वाली साइट। तो अब दोस्तों ये जो नर्व इंपल्स है ना, ये साइट बी पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे ही ये साइट सी पे पहुंचेगी, जैसे साइट ए से बी पे पहुंची ना, वैसे ही साइट बी से साइट सी पे पहुंचेगी। तो साइट सी क्या है, साइट सी अभी पोलराइज्ड होगी, यहाँ पे नर्व इंपल्स आई नहीं है। ठीक है, तो ये तो अंदर से नेगेटिवली चार्ज होगी एंड बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, ये अभी तक पोलराइज्ड ही होगी है। अब जब यहाँ पे नर्व इंपल्स आ जाएगी ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा चार्ज, तो ये डीपोलराइज हो जाएगी, और फिर बाद में यहाँ पे जल्दी से सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वापस डीपोलराइज्ड हो जाएगी, ये जो साइट सी है, और ये साइट बी वापस पोलराइज हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो ना, ये जो स्टेप्स हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, एंड न्यूरॉन के अंदर है ना जो नर्व इंपल्स है वो ट्रेवल होती है। और हमने तो ऐसे बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, ये इतना टाइम नहीं लगाती है, बहुत ही जल्दी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, नैनो सेकेंड्स के अंदर हो जाता है ये प्रोसेस पूरा। ठीक है, तो ये दोस्तों अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये पार्ट्स क्या है। अब दोस्तों ये साइट ए क्या है, ये रीपोलराइज्ड बोलेंगे इसको हम। ठीक है, क्योंकि ये वापस पोलराइज्ड हुई है, रीपोलराइज्ड। एंड साइट बी क्या है, साइट बी है डीपोलराइज्ड। एंड जो साइट सी है वो है पोलराइज्ड। ठीक है,
तो इस तरीके से दोस्तों यही प्रोसेस बार बार होता है और जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करती है। अब हम समझते हैं ये जो नर्व इम्पल्स है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है। तो दोस्तों अब हमें ये समझना है कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है। ठीक है दोस्तों, ये है एक न्यूरॉन का पोस्टीरियर पार्ट एंड ये है एक दूसरे न्यूरॉन का जो फ्रंट का पार्ट है वो। ठीक है, ये दो न्यूरॉन के पार्ट ले लिए दोस्तों। ये तो हमें पता है जो नर्व इम्पल्स है ना वो एक न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट से एंटर होती है एंड एक्सॉन से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये उस न्यूरॉन का हमने एक्सॉन लिया है जिससे नर्व इम्पल्स निकलेगी एंड ये उस न्यूरॉन का डेंड्राइट है जिसके अंदर नर्व इम्पल्स जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब ये जो दो न्यूरॉन होते हैं ना ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं यार इस स्पेस के अंदर से कैसे जाता है ये नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो इन दोनों का ये जो जंक्शन होता है ना इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये जंक्शन होता है ना, इस जंक्शन को हम कहते हैं दोस्तों सिनेप्सिस। ठीक है, इस जंक्शन को हम कहते हैं दोस्तों सिनेप्सिस। ठीक है, और ये जो सिनेप्सिस है ना ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं केमिकल एंड एक होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये सिनेप्सिस दो टाइप के होते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है ना उसके अंदर जो नर्व इम्पल्स है ना वो डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट करंट के फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली ही चली जाती है। बट जो केमिकल सिनेप्सिस है ना इन टाइप की जो केमिकल टाइप के जो सिनेप्सिस होते हैं इनके अंदर दो न्यूरॉन के बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं दोस्तों सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो जो केमिकल सिनेप्सिस होंगे ना उनके अंदर दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये दोस्तों अब ये जो सिनेप्सिस है ना ये दो टाइप के। अब इन दो सिनेप्सिस के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस तो अब हमको पढ़ने ही नहीं है डिटेल के अंदर क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाता है, कोई मैकेनिज्म नहीं देखना हमें। बट पहले डिफरेंस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है ना इनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, हेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, इसके अंदर जो दो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है ना वो क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है। ठीक है, और डायरेक्ट फ्लो हो जाता है उसके अंदर। और दोस्तों केमिकल में क्या होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं एंड ये जो केमिकल सिनेप्सिस है ना ये स्लो होते हैं। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, ये बहुत ही कम मिलते हैं एंड मोस्टली ये ही मिलते हैं केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता ये सिनेप्सिस दो टाइप के होते हैं, वो डायरेक्टली केमिकल सिनेप्सिस के मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर वो सोचते हैं हाँ एक न्यूरॉन में ऐसे होती है और दूसरे न्यूरॉन से ऐसे जाती है, बट इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस भी होते हैं। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है ना इनके अंदर तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एब्सेंट होते हैं एंड जो केमिकल सिनेप्सिस है ना इनके अंदर तो प्रेजेंट होंगे। क्योंकि इनके अंदर एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती ना, डायरेक्ट चले जाते हैं। इनके अंदर तो ज़रूरत होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स ही एक जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन से दूसरे के डेंड्राइट तक लेके जाता है न्यूरोट्रांसमीटर ही। ठीक है, केमिकल में ये होता है। तो अब हम समझते हैं इनका मैकेनिज्म कैसे समझ लिया है कि एक न्यूरॉन के अंदर कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। दोस्तों अब हमें समझना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे ट्रांसमिट होती है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि ये जो जंक्शन होता है ना दो न्यूरॉन्स के बीच में इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल है ना उसकी तो हमें स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करंट के थ्रू हो जाती है उसके अंदर तो। बट अब हमें जो केमिकल सिनेप्सिस है ना उसको समझना पड़ता है। ठीक है, कि उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर कैसे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे एक न्यूरॉन का मतलब जो हमने जो एक्सॉन बनाया था ना वो एक्सॉन मैंने आपको बताया था कि आगे जाके सिनेप्टिक नॉब के अंदर डिवाइड होता है। तो ये एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब लिया है एंड एक न्यूरॉन का ये एक डेंड्राइट है। ठीक है ना, एक डेंड्राइट है ये। ठीक है, तो ये सिनेप्टिक नॉब है एंड ये डेंड्राइट है। इस सिनेप्टिक नॉब हमने उस न्यूरॉन का लिया है जहाँ से नर्व इम्पल्स आने वाली है एंड डेंड्राइट उस न्यूरॉन का लिया है जहाँ पे नर्व इम्पल्स जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जिस न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स आती है ना उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं दोस्तों प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इसको हम कहते हैं दोस्तों प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन।
न्यूरॉन, ठीक है। और दोस्तों जिस न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इम्पल्स जाने वाली होती है ना, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? उस न्यूरॉन को हम कहते हैं दोस्तों पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये जो सिनेप्टिक नोब है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मैंने जो स्ट्रक्चर वाला वीडियो न्यूरॉन का उसके अंदर बताया था, ठीक है। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है और इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स आएगी तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज होगा ना बाहर और अंदर, और बाहर की तरफ नेगेटिव, ठीक है। अंदर पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही नर्व इम्पल्स आई, ठीक है, जैसे ही नर्व इम्पल्स सिनेप्टिक नोब तक आती है ना, वहाँ पे ये जो सोडियम आयन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चैनल है, यहाँ से सोडियम आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो सिनेप्टिक नोब है ना, यहाँ पे जब ये जो सोडियम आयन रिलीज होता है ना, इनके साथ साथ एक और चैनल लगी हुई होती है जिससे जो कैल्शियम आयन है ना वो रिलीज होते हैं, ठीक है। इस चैनल से कैल्शियम आयन रिलीज होता है। जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पे आएगी, सोडियम आयन रिलीज होगा, उसके साथ साथ में कैल्शियम आयन भी रिलीज होगा, ठीक है ना। कैल्शियम आयन भी रिलीज होंगे। और अब इन कैल्शियम आयन का क्या काम होगा? ये जो कैल्शियम आयन है ना, ये इन सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, ये अपने साथ नर्व इम्पल्स लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे नर्व इम्पल्स यहाँ पे आती है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स पहले ही थोड़ी थोड़ी ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके पास आने लग जाती है। और फिर बाद में ये जो कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर आता है, वैसे ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज करवाता है, ठीक है। तो यहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाता है ये, ठीक है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे, ये देखो ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व इम्पल्स अपने साथ में लेके आते हैं, ठीक है। और ये दूसरे यहाँ पे अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। और दोस्तों जो डेंड्राइट होता है ना, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं डेंड्राइट के ऊपर। ये रिसेप्टर्स डेंड्राइट के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स का क्या काम होता है दोस्तों? ये रिसेप्टर्स है ना, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसेप्ट कर लेते हैं। मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर्स के अंदर आके ऐसे इस तरीके से लग जाते हैं, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिसेप्टर के अंदर लग गए। अब इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ ऐसे आके जब बाइंड हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। जब न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। अब दोस्तों ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये अपने साथ नर्व इम्पल्स लेके आया था, और ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये नर्व इम्पल्स को एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे ये जो डेंड्रोन की ये जो मेम्ब्रेन थी, ये पहले तो नेगेटिवली चार्ज थी ना, और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज थी। अब ये नर्व इम्पल्स यहाँ पे आ गई, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व इम्पल्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डेंड्राइट की मेम्ब्रेन के ऊपर ये नर्व इम्पल्स आएगी इन रिसेप्टर्स के थ्रू, वैसे ही यहाँ पे ये जो मैंने बताया था, जो सोडियम आयन की जो चैनल है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, और फिर ये जो ये डीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर बदल जाएगा डेंड्राइट वाला पार्ट, ठीक है। ये बाहर से नेगेटिव हो जाएगा। तो अब दोस्तों ये जो नर्व इम्पल्स है ना, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में आ चुकी है। अब ये वैसे ही ट्रेवल करती है जैसे कि एक न्यूरॉन के अंदर मैंने बताया था, उसी तरीके से ये
अब आगे इस न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करेगी, फिर यही प्रोसेस वापस होगा और दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करेगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो नर्व इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो टॉपिक है नर्व इंपल्स कंडक्शन ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी समझना है तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो भी समझ सकते हैं। थैंक यू।